चलिए स्टूडेंट, हम लोग प्रश्नावली 3.2 के सभी सवालों को सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली पर चलते हैं और प्रश्नावली में जो भी क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं हम लोग उन सभी प्रश्नों को हल करते हैं। तो स्टूडेंट, आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। इसमें क्या कहा जा रहा है, आप इसको पढ़िए। बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है। अगर हमारे पास कोई दो संख्याएं हैं तो इनका जो योग होता है वो सम होता है या विषम होता है, यदि वे दोनों संख्याएं विषम संख्याएं। तो पहले हम लोग इस ए नंबर को सॉल्व करते हैं। यदि दोनों संख्याएं क्या हो, विषम हो। ठीक है, यदि वे दोनों संख्याएं विषम हो, लिख लीजिए यदि वे दोनों संख्याएं विषम हो। तो स्टूडेंट क्या होगा, देखिए अगर हमारे पास कोई दो विषम संख्या है, हमने लिया हमारे पास कोई संख्या ए है और कोई दूसरी संख्या क्या है, बी है। तो ये जो दोनों संख्या ए और बी हैं कैसी हैं, विषम है। ठीक है, जब हम दो विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो ए हमारी विषम संख्या है, बी भी हमारी विषम संख्या है, तो इनको जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी वो क्या आती है, एक सम संख्या आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सम संख्या। अब आप कहोगे इसको हम कैसे याद रखें, हम कहेंगे याद रखने की जरूरत नहीं है। आप विषम संख्या जानते हो, ऐसी संख्या दो दो से ना कटे, विषम संख्या कहलाती है। तो हमने विषम संख्या के रूप में 3 को लिखा। ठीक है, एक हमारी एक संख्या हो गई। चलिए एक हम दूसरी विषम संख्या, आप कोई भी दूसरी विषम संख्या लिख लो। चलिए हमने दूसरी विषम संख्या के रूप में 5 लिखा। अब ए भी विषम संख्या है, 3 भी विषम, देखिए 3 भी विषम संख्या है, 5 भी विषम संख्या है। हमने इन दोनों संख्याओं को जोड़ा, हमारे पास क्या आ गया, 8। अब आप इस 8 को देख करके बताइए 8 हमें कैसी संख्या मिली, सम संख्या मिल गई। अब आप कहोगे ऐसा इसके लिए हो गया, क्या सबके लिए होगा? तो हम कहेंगे चलो फिर से एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने एक संख्या ले ली 15, 15 क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, और हमने एक संख्या ले ली 13, 13 भी विषम संख्या है। तो 15 में 13 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 28। अब आप 28 को देख करके क्या कहोगे, भाई जब हमने विषम संख्या को विषम संख्या में जोड़ा तो हमारे पास क्या आ गई, एक सम संख्या आ गई। अब आप कहोगे इसके भी लिए हो जाएगा, हो गया। हम कहेंगे एक एक्सपेरिमेंट आप और करिए। तो हमने 9 लिया, आप कोई भी संख्या ले लीजिए, दोनों विषम रहनी चाहिए। ठीक है, तो हमने 13 लिया, तो 13 में 9 जोड़ोगे 22, और 22 भी क्या आ गई, सम संख्या। तो अगर आपके पास दो विषम संख्याएं हैं और आप उन दोनों संख्याओं को जोड़ोगे तो आपको सम संख्या ही मिलेगी। ठीक है, चलिए बी नंबर पर चलते हैं। यदि दोनों संख्याएं सम संख्याएं हों, लिखिए यदि दोनों संख्याएं सम हों, यदि दोनों संख्याएं सम हो। तो स्टूडेंट, दो संख्याएं हैं और दोनों क्या है, सम संख्याएं। जब दोनों संख्या सम होगी तब क्या होगा, तो तब भी जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा वो क्या होगी, सम संख्या होगी। इसके लिए भी आप लोग एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। हमने कहा कोई हमारे पास एक सम संख्या है। सम संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो 2 से कट जाती है पूरी पूरी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी सम संख्या हो गई 4, और हमने एक दूसरी सम संख्या के रूप में 6 लिया। 4 में 6 को जोड़ा तो 10 हो गया। और आप यहाँ से देख करके बता सकते हैं 10 हमारी कैसी संख्या है, एक सम संख्या है। चलिए हमने एक सम संख्या ली 6 और दूसरी संख्या हमने 8 लिया, तो जोड़ करके बताइए 8 6 14 क्या आ गया, एक सम संख्या आ गई कि नहीं आ गया, आ गई ना। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास दो सम संख्याएं हैं उनको हम जोड़ेंगे तो हमें सम संख्या ही मिलेगी। ठीक बच्चों, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य और कौन सा असत्य है। तो हमें क्या करना है, सत्य और असत्य बताना। ठीक है, तो 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है, ये हमारा क्या है, असत्य है। अब आप कहोगे ऐसे हम कैसे बता देंगे, हम आप कहेंगे एक्सपेरिमेंट करो भाई, विषम संख्या लिख लो। 3 विषम संख्या लिखनी है, तो एक विषम संख्या हमने 3 लिखा, दूसरी विषम संख्या हमने 5 लिखी, और तीसरी विषम संख्या के रूप में 13 लिख लिया। इनको जोड़ लीजिए, 3 5 8, और 8 में 13 जोड़ोगे 21। अब आप देख करके बताइए 21 कैसी संख्या, क्या सम संख्या है, सम संख्या नहीं है, ये विषम संख्या है। ठीक है, सम नहीं है। अब आप कहोगे दूसरा हम कैसे देखें, तो दूसरे के लिए देखिए 9 लिखिए, कोई भी लिख लीजिए, 11 लिखा हमने,
और 3 विषम संख्याएं जोड़नी है, आप कोई भी 3 विषम संख्या ले लो, जब आप किसी भी 3 विषम संख्या को जोड़ोगे तो आपको विषम संख्या ही मिलेगी। तो यहाँ पर सम कह रहा है, इसलिए ये जो कथन दिया गया है वो असत्य है। चलिए आगे चलते हैं। दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम संख्या होता है। अब आप दो विषम संख्या लीजिए। चलिए यहाँ पर हमने दो विषम संख्या ली, एक 9 लिया एक 11 लिया, और हमें दो विषम, देखिए यहाँ पर क्या करें, दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या, तो सम संख्या के रूप में हमने दूसरा सम एक 4 ले लिया। तो 11 में 9 जोड़ेंगे 20, 20 में 4 जोड़ेंगे 24, तो 24 क्या आ गई, सम संख्या आ गई। ठीक है, चलिए अब हमने एक दूसरी विषम संख्या ली 3, एक अलग विषम संख्या ली 5, और इसमें सम संख्या जोड़ना, सम संख्या के रूप में 8 जोड़ा, तो 3 5 8 8 16, और आप देख सकते हैं 16 क्या आ गया है, एक सम संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कथन दिया गया है, दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम संख्या होता है। तो एक कथन बच्चों हमें कैसा दिया गया है, अब आप सोचिए और सोचने के बाद बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर कथन हमारा सत्य है। चलिए आगे चलते हैं। तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, ऐसा हमसे कह रहा है। हम चेक करेंगे। तीन विषम संख्या, ठीक है, हमने एक विषम संख्या के रूप में 3 लिया, विषम संख्या के रूप में हमने 5 लिया और 7 ले लिया। अब आप तीनों को मल्टीप्लाई करके बताइए क्या आ रहा है। 3 पचे 15, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 105 आ गया। ठीक है, चलिए एक और चेक कर लेते हैं। तो हमने लिया, चलिए हम ले लेते हैं 3, और हम मल्टीप्लाई करते हैं 11 से, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से। ठीक है, तो 11 3 33 हो जाएगा, और 33 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 33 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लिए। देखिए 33 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 दिया 15 के 5 हासिल 1, 5 दिया 15 1 16, देखिए 165 आ गया। ये भी कैसी है, विषम संख्या है। तो यहाँ पर जो कथन दिया गया कैसा दिया गया है, सत्य दिया। बच्चों इस तरीके से आप लोग, अगर आपकी समझ में नहीं आया क्या करना ना, तो आप लोग चेक कर सकते हैं नंबर्स को लेकर के। चलिए, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा जो स्टेटमेंट दिया है वो कैसा है, आप बताइए क्या स्टेटमेंट सत्य है। हम कहेंगे भैया चलिए हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो किसी सम संख्या को 2 से, सम संख्या के रूप में चलिए हमने 24 लिया, ठीक है, और इसे 2 से भाग देना है। तो 2 से भाग दोगे, 2 1 के 2, ऐसे कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4, तो 2 दूनी 4। अब आप देख रहे हो यहाँ पर जो संख्या 12 आई हो क्या है, वो एक सम संख्या है ना, तो यहाँ पर विषम होता है ऐसा कह रहा है। तो यहाँ पर कथन कैसा दिया गया है, असत्य कथन दिया गया है। ठीक है, ऐसे आप कोई दूसरी लेना, आप 48 लेकर के चेक करोगे, 2 से काटोगे तो 24 आ जाएगा, तो 24 भी सम है। आप 4 लीजिए, 2 से भाग देंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, तो यानी कि आपको सम संख्या ही मिलेगी, ठीक है, विषम नहीं मिलेगा। तो कथन कैसा दिया, असत्य दिया है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं, एक कथन कैसा है, असत्य है। अब आप कहोगे असत्य क्यों, तो ऐसी संख्या जो अभाज्य संख्या की बात की जा रही, ऐसी संख्या जो 1 से कट जाए और स्वयं से कट जाए, वही संख्या हमारी अभाज्य कहलाती है। तो सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं, एक कथन असत्य है। कैसे, देखिए अगर हम 2 की बात करें तो 2 तो हमारी सम संख्या होती है, और 2 एक ऐसी सम संख्या होती है जो अभाज्य संख्या है। ठीक है, ठीक है, तो 2, देखिए अभाज्य संख्याएं विषम है, तो 2 हमारी एक अभाज्य संख्या है, जबकि ये विषम नहीं है, सम है। आगे देखते हैं। अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं। अब जो भी हमारी अभाज्य संख्या है स्टूडेंट, तो इसमें कहा जा रहा है जो भी अभाज्य संख्या है इसका कोई गुणनखंड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखिए जैसे हमने अभाज्य संख्या के रूप में 23 लिखा, तो क्या 23 का कोई गुणनखंड नहीं होगा। 23 का गुणनखंड हम लोग 23 को 23 गुणे 1 के रूप में लिख सकते हैं, या फिर आप इसको 1 गुणे 23 के रूप में लिख सकते हैं। तो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो कह रहा है वो स्टेटमेंट कैसा है, असत्य है। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड होते हैं, इसमें दिया नहीं होते यानी कि गलत दिया है। आगे देखिए, दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। थोड़ा सा स्थान बना लें स्टूडेंट, समझाने के लिए आपको।
चलिए आगे देखिए। अब आप ध्यान से देखिए, दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। दो अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या के रूप में हमने 3 लिया, 3 अभाज्य संख्या है स्टूडेंट। अब दूसरी अभाज्य संख्या 5 हमने ले लिया, ठीक है। जब हम दो अभाज्य संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो हमारे पास 8 आ रहा है। 8 क्या है? एक सम संख्या है, ठीक है। चलिए एक अभाज्य संख्या और ले लेते हैं। अभाज्य संख्या हमारी 7 है और 13 भी अभाज्य संख्या है, तो 13 में 7 जोड़ेंगे 20, देखिए तब भी सम संख्या आ रहा है। तो दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होता है। यहाँ पर ये जो हमारा कथन है वो कैसा है स्टूडेंट? सत्य है। तो आप गड़बड़ी कर दोगे, कैसे? देखिए, अब हमने एक अभाज्य संख्या 2 ले ली, और देखिए 2 हमारी अभाज्य संख्या है लेकिन सम है, और जब हम 2 लेंगे और 3 भी हमारी अभाज्य संख्या है तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया? विषम आ गया। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? असत्य। तो दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है, एक कथन गलत है, सत्य नहीं है। केवल दो ही एक सम अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर बात क्या कही जा रही है? जी हाँ, केवल दो ही एक सम अभाज्य संख्या है। इसके बाद अगर बात करोगे 3 की, तो 3 तो हमारी विषम हो जा रही है। दो ही केवल सम है और अभाज्य भी है, ठीक है। तो कथन कैसा है? सत्य है। आगे देखते हैं। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, ऐसा हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, तो सभी सम संख्याओं को आप ले लीजिए। और भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसे हम लोग विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि भाई भाज्य संख्या क्या होती है। तो आप लोग देखते होंगे कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका 1 और स्वयं के अतिरिक्त, देखिए 1 और स्वयं के अतिरिक्त और भी गुणनखंड होते हैं, ठीक है। जैसे आप 4 को लीजिए, 8 को लीजिए, तो इनके पास 1 और 8 के अलावा दूसरे भी गुणनखंड हो सकते हैं। 2 गुणे 4 लिख सकते हो आप, 4 गुणे 2 लिख सकते हो, लेकिन 1 और स्वयं के अतिरिक्त और भी गुणनखंड होते हैं, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, ऐसी बात कही जा रही है। तो 2 हमारी क्या है? सम संख्या। 4 भी हमारी सम संख्या, 8 भी हमारी सम संख्या है। ऐसे आप बहुत सारी सम संख्याओं लिख सकते हैं। तो हमें अपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए 2, अब देखिए 2 हमारी एक ऐसी सम संख्या है। कैसी सम संख्या है? जिसका 1 और स्वयं के अतिरिक्त और कोई भी गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं? संख्या 2 भी हमारी दो क्या एक सम संख्या है, और इसके पास 2 यानी कि स्वयं और 1 के अतिरिक्त और कोई भी गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो सभी सम संख्याएं हैं वो भाज्य संख्याएं होती हैं, ऐसा इसमें दिया है। तो ये क्या है? गलत है। गलत किस कारण हो रहा है? यहाँ पर संख्या 2 हमारी सम है लेकिन ये भाज्य नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। हमारे पास अगर दो सम संख्याएं हैं और इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है? इनका गुणनफल सम संख्या होती है। तो चेक कर लीजिए, सम संख्या समझिए हमारी 4 है और 8 भी हमारी सम संख्या है। तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 32। चलिए सम संख्या के रूप में 6 लिया, 6 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया 48। आप देख क्या पा रहे हो? अगर हमारे पास दो सम संख्याएं हैं तो दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। तो यहाँ पर ये जो हमें कथन दिया गया है वो कैसा दिया गया है स्टूडेंट? सत्य दिया गया, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों ने इन सारी बातों को अच्छे से समझ लिया होगा। जो भी आपके मन में डाउट्स होंगे, आप वीडियोस को 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे ना, तो सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। और चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए। इसमें क्या कहा जा रहा है? संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं, यहां पर 3 नंबर को हम हल कर रहे हैं।
यहाँ पर हम लोग इस 3 नंबर को हल कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 3 हैं। 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। युग्म ज्ञात करना है, सभी युग्म। तो चलिए हम लोग ऐसे ही निकालते हैं। देखिए इसमें बात क्या कही, संख्या 13 है तो 13 भी हमारी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। और जब इसका उल्टा करते हैं 31 तो ए भी एक अभाज्य संख्या है। ऐसी हमें 100 तक कितनी संख्या है इनको निकालना है, ठीक है। तो 13 के बाद चलिए हम लोग चलते हैं अभाज्य संख्या 17 पे। 13 के बाद 17 हमारी अभाज्य संख्या। देखिए जब हम 17 लिखते हैं तो 17 हमारी अभाज्य है, और जब इसका हम उल्टा करते हैं 17 को 71 बना देते हैं तो आप देख रहे हो 71 भी एक अभाज्य संख्या, ठीक है। चलिए हम अगले पर चलते हैं। अब देखिए 17 के बाद 19 आता है तो आप 19 को लिखेंगे तो 91 हमारी भाज्य संख्या हो जाती है, ठीक है। अब लोग अगले नंबर पर चलेंगे। ऐसे हमें किस पर मिलेगा, 23 को देखेंगे तो 23 का 32 हो जाएगा, इस पर भी नहीं मिलेगा। 29 92 नहीं मिलेगा। आगे चलेंगे तो हमें 37 दिखेगा, ठीक है स्टूडेंट, 37। तो ए इसके साथ है, आप ढंग से लिखते चलते हैं। युग्म लिखने हैं तो लिख दीजिए 17 तथा 71 हो गया। और दूसरी बात करें अगर हम, तो हमें 37 पर मिलेगा, ठीक है। 37 और 73 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 37 और 73 हो जाएगा। और उसके बाद आप बताइए कहाँ मिलेगा। भाई 37 के बाद हम लोग चलते हैं किस पे, 53 पे। लेकिन 53 लिखेंगे, देखिए 53 तो हमारी अभाज्य है, लेकिन इसका अपोजिट करेंगे 35 तो ये भाज्य संख्या है, इस पर नहीं मिलेगा। इस पर चलें अब, 53 के बाद हम 59 पे चलते हैं। 59 95 भी भाज्य है। 69 पे, अब स्टूडेंट 61 पे चलते हैं तो 61 का हमारा देखिए 61 लिखेंगे लेकिन 16 हो जाएगा, नहीं मिलेगा इस पर। तो आगे चलिए, ऐसे आप किसको लिख सकते हैं। अब हमको दिख रहा क्या, आप बताइए। 79, ठीक है 79 तथा क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट करिए 97। अब देखिए क्या ये भाज्य संख्या नहीं है, ये दोनों कैसी हैं, भाज्य संख्या है। संख्या और उसका जब हमने अंकों को पलटा तो भी जो संख्या मिली वो भाज्य संख्या। तो इस तरीके से जो हमारा प्रश्न संख्या 3 था हमने इसको हल कर लिया। अब इससे आपको और इसके अलावा नहीं मिलेगा। चलिए अब लोग इस 4 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए। इसमें क्या कहा जा रहा है, 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। 20 से छोटी में भाज्य, चलिए लिखते हैं अलग अलग लिखना है। 20 से छोटी अभाज्य संख्या और यहां पर लिख लेंगे 20 से छोटी भाज्य संख्या। तो स्टूडेंट 20 से छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, आप लोग बताइए। अभाज्य संख्याएं, सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए। ऐसी संख्याएं जो क्या हो, जो भाज्य ना हो, अभाज्य कहलाती हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। हमारी पहली अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2। चलिए और उसके बाद बात करें 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7, 11, 13 और 13 के बाद क्या मिलेगा स्टूडेंट, 17 और 17 के बाद क्या हो जाएगा 19। तो ए हमारी क्या हो गई, 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं होगी, ठीक है। 20 से छोटी हमें भाज्य संख्याएं लिखनी है। तो चलिए 20 से छोटी हम लोग भाज्य संख्याओं को लिखते हैं। तो पहली क्या हो जाएगी, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, 18, ठीक स्टूडेंट। तो ये हमारी क्या हो गई, 20 से छोटी भाज्य संख्याएं होगी। तो भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके स्वयं और 1 के अतिरिक्त और भी गुणनखंड होते हैं, ठीक है। डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए।
जब तक आपको डेफिनेशन नहीं पता होगी तब तक आप हल नहीं कर पाएंगे। स्वयं और वन के अतिरिक्त और भी गुणनखंड होने चाहिए। यहां पर देखेंगे स्वयं और वन के अतिरिक्त इसके पास और कोई गुणनखंड ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी अभाज्य है, भाज्य हो गई। अब हर क्वेश्चन में स्टूडेंट डेफिनेशन बताएंगे तो उसी भर का होंगे हम, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। 1 और 10 के बीच में हमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखनी है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग 1 और 10 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्या है उनको लिख लेते हैं। 1 और 10 के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं। तो स्टूडेंट 1 और 10 के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं क्या हो जाएगी, देखिए 2 हो जाएगा, 3, 5, 7। अब आप बताइए क्या इसके अलावे हम लोग कोई भी अभाज्य संख्या और लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी कौन है, यही 7 है। तो लिखिए 1 और 10 के बीच, 1 और 10 के बीच 7 सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। 7 सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। ठीक स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, हमने इस 5 नंबर को हल कर लिया है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दीजिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित को दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है स्टूडेंट, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर एक संख्या लिखी और इसे हमें विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है, तो इसे हम लोग 5 + 3 भी लिख सकते हैं। 5 + 3 देखिए 5 भी विषम संख्या है, 3 भी विषम संख्या है। और इसे हम दूसरे तरीके से अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं बताइए, 7 और +1 भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना स्टूडेंट। तो और बताइए किसी तरीके से लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते ना। चलिए हमें इसे विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं। हमारे पास संख्या दी गई 44। तो 44 को लिखना है स्टूडेंट, आप बताइए 41 हमारी क्या है, एक विषम संख्या है। विषम अभाज्य संख्या हो, देख लीजिए विषम भी होना चाहिए और अभाज्य भी होनी चाहिए, ठीक है। तो 41 हमारी क्या है, विषम संख्या है जी, हाँ अभाज्य है, अभाज्य भी है। चलिए और 3 क्या है आप बताइए, 3 भी हमारी विषम है, अभाज्य है। तो इसको योग के रूप में हमने लिख दिया। ए नंबर हो गया और ए हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पर बी पर चलते हैं। 36 दिया है, तो 36 को हमें क्या करना है, विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो आप बताइए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। 36 लिखना है, विषम भी रहनी चाहिए संख्या, अभाज्य भी रहनी चाहिए। तो ठीक स्टूडेंट, जैसे देखिए 36 लिखना है, 23 आप बताइए क्या है, 23 हमारी विषम संख्या है, क्या 23 अभाज्य है, जी हाँ। और देखिए 13, 23 3 26 10 36 हो गया सही। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आप बताइए। चलिए अब अगर आप इसको दूसरी तरीके से लिखना चाहें तो आप दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें 31 की, तो 31 क्या है, विषम है, अभाज्य भी है। और देखिए 5 क्या है, विषम भी है, अभाज्य भी है। तो 31 5 36 हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक बच्चों। आप कोई दूसरा तरीका सुझा सकते हैं तो आप बताइए कैसे लिख सकते हो। देखिए चलिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 29, 29 क्या है बताइए, विषम है, अभाज्य भी। 29 स्वयं के अलावा और किसी से नहीं कटेगी, स्वयं और 1 के अतिरिक्त। और 7, 29 7 कितना हो जाएगा, देखिए 36। तो इस तरीके से आप जितना भी तरीका चाहें, हाँ आपको इस शर्त का पालन करना है, विषम संख्या भी होनी चाहिए, अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए
अब हम लोग इस 24 की बात करते हैं, तो आप कोई भी लिख सकते हो। चलिए हम लोग आपके पास कोई दूसरा भी हो सकता है, ठीक है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, देखिए 19 + 17, 19 10 29 7 36, तब भी आ जाएगा 36, ठीक है। तो आपके पास और भी तरीके हो सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, तो 24 पर चलते हैं। 24 को दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है, तो आप बताइए कैसे लिख सकते हैं हम। देखिए अगर हम लिख दें 19, 19 क्या है बताइए, विषम है, अभाज्य है, और 5 क्या है, वो भी विषम अभाज्य है। तो दो विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख दिया, 19 5 क्या हो जाएगा 24। और क्या हम लोग कोई रूल लगा, कोई दूसरी और देखिए, और बताइए क्या लिख सकते हैं। देखिए अगर हम 13 लिखें और 11 लिखें, 13 में 11 को जोड़ देंगे तब भी 24 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, आपके पास कई भी तरीके हो सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग डी नंबर पर चलते हैं। आप अलग तरीके से लिख सकते हो, ठीक स्टूडेंट, हाँ आपको ये शर्त पूरी करनी पड़ेगी। आगे देखिए 18 लिखा गया, तो 18 को कैसे लिख सकते हैं बताइए। विषम होनी चाहिए और अभाज्य होनी चाहिए, तो 13 + 5 हो जाएगा 18। और अगर आप दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो 11 में 7 जोड़ देंगे तब भी आ जाएगा 18। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। हाँ, संख्या दोनों विषम होनी चाहिए और अभाज्य होनी चाहिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं और देखते हैं हमारा 6 नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित को दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको हम अभी हल कर चुके हैं, इस 7 नंबर पर हम चलेंगे। 7 नंबर को ध्यान से देखिए स्टूडेंट। अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए, अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 है। हमें 3 युग्म लिखने हैं, तो चलिए हम लोग लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखने हैं, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, देखिए पहला क्या हो जाएगा, जिनके बीच अंतर कितना होना चाहिए, 2 का अंतर होना चाहिए। तो पहली संख्या हमारी 3 हो जाएगी, दूसरी 5। आप बताइए 3 और 5 के बीच में कितना अंतर है। भाई 2 का अंतर है, 5 में से 3 घटाओगे 2 ही आएगा। तो पहली हमारी संख्या क्या हो गई, 3 5 हो गया, ठीक स्टूडेंट। चलिए आगे देखिए, अब अगर हम आगे बात करें तो दूसरा देखिए क्या हो जाएगा, आप लोग सोचिए ना, जब सोचेंगे तभी होगा। अब हमें दिख रहा है कि अगर हम 5 ले लें और 7 ले लें, तो 7 - 5 करेंगे 2 हो जाएगा, अंतर 2 ही है, दोनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए तीसरा लिख देते हैं। अब आप बताइए तीसरा क्या हो सकता है हमारा, 11 और 13 भी हो सकता है, हो गया। चौथा भी आप ऐसे लिख सकते हो, 3 ही लिखना है, लेकिन हम चलिए आपको एक और लिख के दिखा देते हैं। चौथा आप लिख सकते हो, जैसे आपने 17 लिखा और 19 लिख दिया, तो ऐसा भी आप कर सकते हो स्टूडेंट, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 3 ही लिखने हैं, ठीक है, तो आप और भी लिख सकते हो, 29 और 31 भी लिख सकते हो। चलिए बस हमारा यहीं तक हो गया। अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं, ऐसे तो आप बहुत सारा लिख सकते हो। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर, और देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब बताइए कौन सी संख्या अभाज्य संख्या, हमको दिख रहा है हमारी 23 क्या है, अभाज्य है, 37 भी अभाज्य है। भैया ये भाज्य है, इसको हम लोग 17 × 3 लिखेंगे। और इसके पास देखिए स्वयं के अतिरिक्त, स्वयं और 1 के अतिरिक्त और भी गुणनखंड है। इसके पास भी 13 × 2, लेकिन इसके पास स्वयं और 1 के अतिरिक्त और कोई भी गुणनखंड नहीं है, ठीक है। और इसके पास भी वही हाल है। लिखिए सॉल्यूशन, संख्या 23 और 37 अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक बच्चों। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो स्टूडेंट अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जाए। 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो। 100 से छोटी 7 क्रमागत, 7 में क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखनी हैं जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या हो ही नहीं। तो स्टूडेंट बताइए आप क्या हो सकता है।
सोचिए, 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं। तो अगर हम 1 2 3 की बात करें तो इसमें हमें विषम भी मिल जा रही है, लेकिन हमें भाज्य संख्या लिखनी है। तो बताइए हम कहाँ पर चल, हमको दिख रहा, देखिए अगर हम लिखें 90, 91, 92, 92 के बाद 93, तो स्टूडेंट देखिए 93 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में क्या बात कही जा रही है, जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो। और देखिए 93 हमारी क्या है, आप कहोगे अभाज्य, लेकिन हम कहेंगे अभाज्य नहीं है। 93 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, गुणनखंड कर सकते हैं ना, इसको 31 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो इसके पास स्वयं और 1 के अतिरिक्त और भी गुणनखंड हो जा रहा है, तो इसलिए हमारी 93 क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। ठीक है। और अगर बात करें 94, 95, तो 6 कितनी बात कर रहा, 7 थी, 7 की 96। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारी संख्या होगी 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। ये 7 अभाज्य संख्या, ये 7, यह 7 कर्मागत भाज्य संख्याएं हैं जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक स्टूडेंट, कोई अभाज्य संख्या नहीं है, ये आपको याद रखने वाली बात है, कोई अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। ठीक है, चलिए लिखते हैं। 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो पहला में क्या दिया गया, 21। अब सोचिए 21 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। पहली अभाज्य संख्या हमने 3 ले ली, ठीक है, 3 5 8, और देखिए अगर 8 में 13 को जोड़ दें 21 हो जाएगा। ठीक है, तो 21 को हमने लिख दिया। चलिए अब हम 31 पर चलते हैं। तो 31 को आप बताइए कैसे लिख सकते हो। तीनों संख्याएं हमारी अभाज्य होनी चाहिए स्टूडेंट, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तीनों संख्याएं हमारी क्या होनी चाहिए, तीनों संख्याएं हमारी अभाज्य होनी चाहिए। तो आप सोचिए 31 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 31 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 23 प्लस में 8। ठीक है, और यहां से देखिए 23 तो अभाज्य, लेकिन 8 हमारा अभाज्य नहीं है। ठीक है, 8 भाज्य है, तो इसको अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिख दीजिए। 23 प्लस 5 प्लस 3 भी लिख सकते हैं। चलिए इसी तरीके से हम 53 पर चलते हैं। 53, अब बताइए 53 को आप कैसे लिख सकते हो। अगर हम लिखें, सोचिए कैसे लिख सकते हैं, 41 और प्लस में क्या लिखेंगे, 12। ठीक है, तो लेकिन 12 हमारी क्या है, भाज्य है, तो 12 को हम अभाज्य संख्या के रूप में ब्रेक कर दें तो क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस 5। 7 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, तो हम क्या कर देंगे, 41 प्लस 7 प्लस 5, 41 प्लस 7 प्लस 5। देखिए 41 में 7 जोड़ेंगे 48, में 5 जोड़ेंगे 53। इस तरीके से स्टूडेंट कोई एक ही तरीका नहीं है, आप लोग किसी दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग डी के पर चलते हैं। डी में देखिए क्या दीजिएगा, 61। 61, तो 61 को कैसे लिख सकते हैं आप बताइए, 61 को हम कैसे लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं हम इसको 41। ठीक है, और 41 में अगर हम 22 जोड़ते हैं, कितना, 22, तो जब हम 41 में 22 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 22 नहीं जोड़ेंगे स्टूडेंट, 41 9 50 10 60 1 61, तो 41 20 61 हो, 20 61 होगा। ठीक है, 20 जोड़ेंगे, और 20 को क्या हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं स्टूडेंट, आप लोग बताइए 20 को कैसे लिख सकते हैं बताइए। 20 है
तो 20 को हम लोग 17 + 3 लिख सकते हैं। देखिए 17 क्या है, अभाज्य है, 3 क्या है, 3 भी अभाज्य है। तो लिख दीजिए, 20 हटा दीजिए यहाँ से, समझने के लिए हमने लिखा था, ठीक है। और ऐसे आप उसको तोड़ सकते हो। आपके पास लिखने के तरीके हो सकते हैं स्टूडेंट, आप लोग अलग अलग तरीकों से लिख सकते हो। देखिए 41 में 17 जोड़ेंगे तो 41 7 48, 48 10 58, 3 61 हो जाएगा। तो देख सकते हैं 41 कैसी संख्या, अभाज्य है, 17 अभाज्य है, 3 अभाज्य है। यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरीके से। तो बच्चों आप लोगों ने देखा इस तरीके से यहाँ पर जो में संख्याएं दी गई थी, हमने इन संख्याओं को लिखा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसको लिखने के स्टूडेंट आपके पास तरीके अलग हो सकते हैं, ठीक है। आप कई तरीके से उसको लिख सकते हैं। चलिए हम लोग इस 11 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो। 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखना है। अभाज्य संख्याओं के 5 युग्म लिखना है जो 5 से विभाज्य हो। चलिए हमें 5 से विभाज्य चाहिए और अभाज्य संख्याओं को लिखना है, ठीक है स्टूडेंट, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और 5 से विभाज्य भी होनी चाहिए। तो चलिए अब हम सोचते हैं, आप लोग सोचिए हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए। पहला युग्म देखिए क्या हो जाएगा, 5 युग्म लिखना है। पहला युग्म क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम 2 + 3 कर दें तो हमारे पास 5 हो जा रहा है और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो भाग चला जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग युग्म के रूप में लिख देते हैं। तो पहला युग्म हमारा क्या हो जाएगा, 2 3 का युग्म। चलिए हम लोग दूसरे युग्म पर चलते हैं। दूसरा बताइए क्या हो जाएगा, 5 से विभाज्य होना चाहिए। अगर हम 3 और 7 का युग्म बना दें तो 3 7 का बन जाएगा स्टूडेंट, तो 3 7 का युग्म बन जाएगा। 3 7 10 करेंगे, 10 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा। हाँ इस बात का ध्यान रखना है कि 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तीसरा युग्म बनाते हैं। अब आप बताइए तीसरा क्या हो जाएगा, आगे चलते हैं ना। अब अगर हम 13 और 2 लिखते हैं, 13 2 कितना हो जाएगा, 15, और ए भी अभाज्य 15 हो गया, 15 कट जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम 17 ले लें, ठीक स्टूडेंट, और इसमें कितना जोड़ दें, 3 जोड़ दें, लेकिन हमें 20 से छोटी चाहिए तो ये तो हमारा नहीं हो सकता, हमें 20 से छोटी चाहिए। तो और हम क्या ले सकते हैं, चलिए देखिए और हम क्या ले सकते हैं स्टूडेंट, 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं की, अभाज्य संख्या हमारी 20 से छोटी है होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, 20 से छोटी होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं, अभी हमने क्या लिया था, 17 और 3 का, तो 20 से छोटी होनी चाहिए। 17 3 20 हो जाएगा, 20 को 5 से काट दें कट जाएगा। तो और आगे भी ले सकते हैं, चलिए 20 से छोटी होनी चाहिए, 5वीं ले लेते हैं। चलिए हमने ले लिया क्या, एक 11 ले लिया और दूसरा हमने 19 ले लिया। तो 19 एक 20 20 40 भी 5 से कट जाएगा। तो हमारा एक युग्म ए भी हो सकता है। और स्टूडेंट इस तरीके से देखिए, हमें 5 युग्म लिखने थे, हमने 5 युग्म लिख दिया है। तो स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अब आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो एक कहलाती है। अगर हमारे पास कोई संख्या है जिसके केवल 2 गुणनखंड है, कितने गुणनखंड है, 2 गुणनखंड। भाई ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो, जैसे हमने कोई संख्या ले ली 2,
अब बताइए 2 के कितने गुणनखंड है? एक तो 2 है और दूसरा 1 है, तो इसके तो 2 ही गुणनखंड है। इसी तरीके से 3 की बात करें तो 3 है, 1 है। 5 की बात करेंगे 5 है, 1 है। ऐसे हम 13 की बात करेंगे तो 13 का क्या है? 13 है, 1 है। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो भैया? ऐसी संख्या कौन सी संख्या कहलाती हैं? हमारी अभाज्य संख्या कहलाती हैं, ठीक है, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए अभाज्य वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो एक भाज्य संख्या कहलाती है। भैया अगर 2 से अधिक गुणनखंड हो जा रहे हैं तो संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य। आगे देखते हैं, एक ना तो है और ना ही है। तो एक हमारी क्या है? ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। लिख दीजिए एक ना तो भाज्य है और ना ही क्या है? अभाज्य है। ठीक स्टूडेंट, एक हमारी क्या है? ना तो भाज्य है और ना तो अभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो आप सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए क्या है? अगर हम लोग सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो यहाँ पर देखिए भाई 2 है, अभाज्य है, सबसे छोटी भी है, उसके बाद तो बड़ी है, तो 2 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या है। अब सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात की जा रही है, 2 तो हमारी अभाज्य है, तो भाज्य पर चलना है, तो हमें दिख रहा है भैया 4 ही हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 4। चलिए अब लोग अगले नंबर पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे छोटी सम संख्या, तो जब सम संख्या की बात होती है 2 4 6 8 यही हमारी सम संख्या है, तो सबसे छोटी 2 ही है, तो यहाँ पर लिख दीजिए। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था, इसमें हमें रिक्त स्थानों को भरना था। हमने कारण बताते हुए ये रिक्त स्थान भरे हैं, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से ये जो हमारी प्रश्नावली है, हमने इस प्रश्नावली के सभी सवालों को सॉल्व कर लिया है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।